Yes, चलो गणपति बाप्पा. Our goal is above. 90%. CA foundation exam is Very easy. and accounts is based on. Common sense. Yes, so आज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की रिवीजन करेंगे. ओके, फर्स्ट मॉड्यूल के क्वेश्चंस एंड देन AQB. ओके, सो रिटायरमेंट के केस में आपको क्या क्या एंट्रीज करनी है, मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप आंसर्स बताओ. रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसका और एक नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. उसका प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा उसका क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट. इन विच रेशो, ऑल पार्टनर्स. हाँ, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा. करेक्ट. जो भी रिजर्व्स अगर बैलेंस शीट में है तो उसका क्या करोगे, करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. गुडविल का क्या करोगे, हाँ, करेक्ट. सो रिसीवेबल फ्रॉम गेनिंग पार्टनर्स. गेनिंग पार्टनर्स कौन होंगे, जो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस. एंड लूजिंग पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मतलब वो रिटायरिंग पार्टनर. सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, सो ये मेनली 3 चीजें ही आपको करनी है सारे क्वेश्चंस में. फर्स्ट कौन सा, अगर बैलेंस शीट में रिजर्व है तो वो रिजर्व की एडजस्टमेंट अलग से दी रहती है क्या क्वेश्चन में, नहीं. तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त पहले क्या चेक करना है, बैलेंस शीट में रिजर्व्स है क्या. अगर है तो आप जब कैपिटल अकाउंट्स ओपन करोगे आप पहले क्या लिखते हो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस एंड इमीडिएटली रिजर्व ट्रांसफर करने. रिजर्व चेक करने के बाद आप एडजस्टमेंट स्टार्ट करोगे. एडजस्टमेंट्स में मेनली कौन से होते हैं, एक रिवैल्यूएशन का एंड गुडविल का. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में गुडविल दिया रहेगा, कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेट करना है. आई होप गुडविल के मेथड्स याद है अब. ओके ओके, ये एक टेबल इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए. लास्ट डे भी रिवाइज करते वक्त डायरेक्टली ये टेबल आपको रिवाइज करना है. फर्स्ट केस, अगर न्यू रेशो क्वेश्चन में दिया है तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे, दिया ही है वो क्वेश्चन में. एंड गेन रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे, न्यू माइनस ओल्ड. न्यू रेशो ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि पार्टनर्स कम हो रहे हैं तो बाद में ज्यादा मिलेगा, पहले कम मिल रहा है. सो न्यू माइनस ओल्ड. व्हेन न्यू रेशो इज नॉट गिवन तो ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो होता है, ओल्ड रेशो ही गेन रेशो होता है. इफ गेन रेशो और बेनिफिट रेशो, ये नाम भी याद रखो. बेनिफिट रेशो मतलब ही गेन रेशो दिया है आपको क्वेश्चन में, तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे, ओल्ड प्लस गेन रेशो. ओके, एंड गेन रेशो दिया ही है क्वेश्चन में. ओके, कैलकुलेशंस के जो केसेस है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के 5 केसेस आई थिंक उन्होंने दिए हैं, तो ये होमवर्क के लिए आपको करना है. ठीक है, होमवर्क मार्क करो. कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आपको करने हैं, रेशो कैलकुलेशन. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ डाउट है तो आइदर आप चैट बॉक्स में लिखो, ओके, नहीं तो व्हाट्सएप पे ऑडियो सेंड करो, अनम्यूट करके आपका डाउट मत बताओ. नेक्स्ट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. आपको फर्स्ट केस पता है कि जहां पर रिवैल्यूड फिगर्स दिखाने हैं इन बैलेंस शीट, तो आप कौन सा अकाउंट यूज करते हो, आइदर रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. बट अगर आपको रिवैल्यूड फिगर्स नहीं दिखाने हैं बैलेंस शीट में तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं. ये हमने कहां पर देखा था, एडमिशन ऑफ पार्टनर में. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट सेम लाइक रिवैल्यूएशन, सेकेंड पार्ट में आप क्या करते हो, रिवर्स. हाँ, करेक्ट. एंड फर्स्ट पार्ट में ओल्ड पार्टनर्स को, फर्स्ट पार्ट का, एंड सेकेंड पार्ट का ऑल पार्टनर्स, ओके, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर. ये हमने एडमिशन में देखा था. सो ये कब करना है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, क्या क्वेश्चन में क्या मेंशन होगा, हाँ, करेक्ट, रिवैल्यूड फिगर्स विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट. तो उस केस में जब आपको बैलेंस शीट बनानी है आंसर में तो आप सारे ओल्ड फिगर्स ही लिखोगे, वो एक याद रखना. और एक कौन सा मेथड है,
रिवैल्यूड फिगर्स नहीं दिखाने हैं बैलेंस शीट में। उसका एक मेथड आपने बताया, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है। उसकी दूसरी मेथड अभी हम देख रहे हैं। ओके, सो दूसरे मेथड में आपको क्या करना है, एंट्री सेम लाइक गुडविल। किसने बताया गुडविल? वाह, एंट्री सेम लाइक गुडविल करनी है। मतलब आप क्या करते हो, पहले पूरे फॉर्म का गुडविल निकालते हो एंड देन रिटायरिंग पार्टनर शेयर निकालते हो, वो शेयर उसको पेएबल है, एंड रिसीवेबल फ्रॉम गेनिंग पार्टनर्स इन विच रेशो, गेन रेशो। तो वैसे ही सेम मेथड फॉलो करनी है। पहले आप पूरे फॉर्म का प्रॉफिट और लॉस जो भी आ रहा है ऑन रिवैल्यूएशन वो कैलकुलेट करोगे, देन रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, दैट शेयर इज पेएबल टू हिम इफ प्रॉफिट, एंड लॉस है तो रिसीवेबल फ्रॉम हिम, एंड रिसीवेबल फ्रॉम गेनिंग पार्टनर्स इन गेन रेशो। ओके, प्रॉफिट का देखते हैं, मैक्सिमम केसेस में प्रॉफिट ही है क्योंकि लॉस आया तो उल्टा करना है, उतना याद रखो। सो ये सॉल्व करो। इफ एबीसी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, मतलब क्या होगा, 1/3 1/3 1/3, एंड देयर इज अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ 30,000 कैलकुलेटेड ऑन एज रिटायरमेंट। सो ये 30,000 पूरे फॉर्म का प्रॉफिट है। देन हाँ, आगे उन्होंने आंसर दिया है, सो आप भी करो कैलकुलेट। ए रिटायर हो रहा है, ए का शेयर कितना, 1/3, मतलब अमाउंट 10,000, इट इज पेएबल टू हिम, एंड रिसीवेबल फ्रॉम बी एंड सी। गेन रेशो बताओ। करेक्ट, न्यू रेशो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो ही गेन रेशो है, तो गेन रेशो भी इक्वल है। तो ये 10,000 बी एंड सी कैसे लाएंगे, इक्वली। So B's capital account debit 5,000, C's capital account debit 5,000 to A's capital. Okay, so अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो आपका काम बढ़ने वाला है, आपको वही करना पड़ेगा। बट आपको सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही दिया है कि रिवैल्यूड फिगर्स विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट, तो उस केस में क्या होगा, आपको ऑप्शन है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करना है या ये करना है। ओके, कौन सा पास्ट होगा, ये, ठीक है। बट कब क्या करना है समझ में आ गया। और एक थर्ड मेथड भी है, वो जस्ट बता के रखती हूँ आपको। वो लेंदी मेथड याद आ रहा है क्या, मेमोरेंडम वाली लेंदी मेथड है, ये सबसे शॉर्टकट है, एंड उन दोनों के बीच में ये एक मेथड है। ओके, ये तो आप यूज नहीं करोगे, मैं ही रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। इसमें आप क्या करना है, देखो यहाँ से पढ़ो डायरेक्टली। सो द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर नेसेसरी। देयर इज 10,000 इंक्रीज इन सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स एंड 2,000 डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स। सो सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहा है मतलब डेबिट आएगा, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट 10,000, ट्रेड पेएबल्स कम हो रहे हैं मतलब उसको भी डेबिट, ट्रेड पेएबल्स अकाउंट डेबिट 2,000। ओके, 12,000 टोटल हो गया। तो यहाँ पर मेमोरेंडम के मेथड में आप क्रेडिट क्या करते थे, टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड देन वो जो प्रॉफिट आता था वो ओल्ड पार्टनर्स को शेयर करते थे। सो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के जगह इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन से रेशो में, ओल्ड। एंड सेकेंड रिवर्स करते थे आप, तो वो रिवर्स किया है, एंड रिवर्स में कौन से रेशो में जाता था, न्यू पार्टनर्स को, हाँ न्यू रेशो में, तो 6,000 6,000। ओके, सो ये यूज करोगे क्या मेथड। हाँ, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है ना। अगर उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चन में मेमोरेंडम दिया है तो ऑप्शन ही नहीं है, बट कुछ दिया नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है ना, तो वो जो फास्ट हो रहा है वो करो ना। और वो याद कैसे रखना है, एंट्री सेम लाइक गुडविल। ओके, पूरे फर्म का प्रॉफिट, फिर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, एंड वो शेयर कौन लाएंगे, गेनिंग पार्टनर्स इन गेन रेशो। वो फास्ट होगा अथर्वा, इसलिए ये मेथड सिर्फ बता के रख रही हो, यूज मत करो दिस मेथड। नाउ रिजर्व्स। ओके, रिवैल्यूएशन रिलेटेड समझ में आ गया। इफ रिवैल्यूड फिगर्स नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट। ओके, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। हाँ, आज मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ कंसेप्ट्स रिवाइज करके दे रही हूँ आपको। रिजर्व्स नॉर्मल बताओ क्या करते हो रिजर्व्स के केस में,
डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर्स। ओके, तो ये पहला वाला आपको आ रहा है। अभी देखो उसके आगे ये एग्जाम्पल पढ़ो। ABC वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एट द रेशियो ऑफ 5:3:2। A retired and B and C agreed to share profit and losses at the ratio of 3:2. Reserve balance was 10,000. अभी मुझे बताओ B एंड C जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनका पहले का रेशो भी 3:2 था एंड अभी का रेशो भी 3:2 है। अगर सेम रेशो वो कंटिन्यू कर रहे हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, तो आप सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर दे सकते हो रिजर्व्स का। सो एंट्री क्या आएगी? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। एंड ए का शेयर कैसे कैलकुलेट किया? 10,000 इंटू 5/10, हाफ मतलब। ओके, बट ये कब करना है? हाँ, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशो सेम है तो ही करना है। एंड ओके, उसके आगे एंड भी है, मतलब दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। रेशो सेम है एंड आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया है कि सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करो रिजर्व का। अगर कुछ भी नहीं दिया रहता तो आप क्या करते हो? फर्स्ट वाला ना, पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। सो क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन है तो ही आपको करना है। आपको ये याद रखना है कि आप अकाउंटेंट हो, ओनर नहीं हो। ओके, पार्टनर ने अगर वैसे डिसीजन लिया है तो उस हिसाब से हमें सिर्फ अकाउंटिंग करना है। ओके, तो स्पेसिफिक मेंशन है तो ही ये करना है आपको। नेक्स्ट केस। ओके, एक्सप्लेन करने से पहले आप लॉजिक लगाओ। रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट तो करना है पार्टनर्स को, बट बैलेंस शीट में रिजर्व दिखना भी चाहिए। तो कौन से अकाउंट थ्रू करोगे? हिंदू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का शेयर तो देना है, बट रिवैल्यूड फिगर्स नहीं दिखाने हैं बैलेंस शीट में। तो कैसे किया था? और हाँ, सेम लाइक गुडविल एंट्री, तो वैसे ही इसका भी करना है। ओके, रिजर्व्स बैलेंस शीट में दिखाने हैं एंड रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ओके, सो ये भी कब करोगे? जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया है। ओके, कि पार्टनर्स वांट टू शो रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट एज इट इज। तो पार्टनर्स वांट टू शो रिजर्व्स है, ऐसे लिखा है। तो आपको क्या लगता है? रिटायरिंग पार्टनर बोलेगा क्या ठीक है मेरा शेयर भी रख दो, आप बैलेंस शीट में रखना है ना तो रख दो? नहीं, तो उसका तो शेयर देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट थ्रू एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी आप उसका शेयर तो दोगे एंड रिसीवेबल फ्रॉम गेनिंग पार्टनर्स, क्योंकि बाद में वो रिजर्व किसको मिलने वाला है? जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनको ही मिलने वाला है। तो अभी उनको इस रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ेगा ना, फिर वो बाकी का रिजर्व कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करो। क्वेश्चन पढ़ रही हूं। XYZ were equal partners. Z decided to retire. X and Y decided to continue at the ratio of 3:2. Reserve standing at the date of retirement of Z was 9,000. In this case, हाँ, आगे उन्होंने आंसर दिया है। सो यहाँ पर पहले वो इक्वल पार्टनर्स थे, मतलब 1/3 1/3 1/3। अभी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशो है 3:2। तो अभी एक मेथड ऐसी है कि आपको क्या करना पड़ेगा? ओल्ड रेशो में सबका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, करेक्ट, इक्वली। सो ये नॉर्मल हो गया। एंड दूसरा क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा, हाईलाइट करो, इफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स वांट टू शो रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट। यश, कौन सा टॉपिक चल रहा है? हाँ, त्यातला स्पेसिफिक कुठला वाटतोय तुला? हाँ, करेक्ट, आणलायस का मॉड्यूल? म्हणून देवानी कार्तिकला पाठवलंय। का रे, मॉड्यूल का नाही आणलं? मग AQB आणलेस? नाही, डायरेक्ट आलायस का? कुठून? एक्झाम्स वरून आलाय?
ओ मधु का पेपर फुल सिलेबस तयारी डायरेक्ट मॅम फुल सिलेबसची टेस्ट सिरीज मी एक्झामचीच बॅग घेऊन आलो. येस सो 9,000 टोटल रिजर्व था. करो कौन रिटायर हुआ है? जेड. जेड का शेयर कितना है? इक्वल मतलब 1/3. सो 3,000 पेएबल टू हिम एंड रिसीवेबल फ्रॉम एक्स एंड वाई. सो आपको कौन सा रेशो निकालना है? गेन रेशो. न्यू माइनस ओल्ड. 3/5 minus 1/3. So 9 minus 5 upon 15, 4 upon 15. हे कॅल्क्युलेटरवर कसं करता मेघना? कॅल्क्युलेटरवर कसं रेशो काढते? डिस्ट्रीब्यूट. हां. देन 2 upon 5 न्यू minus 1/3. So 3 into 2 6 minus 5 upon 15. So 1 upon 15. So न्यू रेशो क्या आया? 4:1. तो 3,000 को डिवाइड करो 4:1 में. करेक्ट. $2,400 and $600. ओके. सो सबसे इजीएस्ट वे क्या याद रखोगे? इफ रिवैल्यूड फिगर नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट. ओके. या इफ रिजर्व्स टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एज इट इज. और क्या था? हाँ, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन प्रिपेयर नहीं करना है, ऐसे स्पेसिफिक दिया है तो एंट्री सेम लाइक गुडविल. ठीक है. एंड सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का रिजर्व का शेयर देना है. वो कब होगा? अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशो सेम है, सेम लाइक ओल्ड. ओके. फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर. पहले तो उसका कैपिटल दोगे, फिर रिजर्व्स का शेयर, गुडविल का शेयर, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. ठीक है. अगर इमीडिएटली पेमेंट किया तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. अगर इमीडिएट पेमेंट नहीं है तो कौन से अकाउंट को? लोन. हाँ, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. एंड कुछ पेमेंट किया है इमीडिएटली टू बैंक. क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि इमीडिएट पेमेंट किया है या कुछ दिया ही नहीं है. तो हाँ, तो लोन को ट्रांसफर करना है. ये याद रहेगा क्या? नहीं तो लिख के रखो. इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट. हाँ, illustration 1. Journalize the above transactions in the books of the firm and close the partner's account as on 1st January 2020. Give also the opening balance sheet of A. क्या क्या करना है? जर्नल एंट्रीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस शीट. हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट. A and B are partners in business sharing profit and losses as 3/5 and 2/5. Their balance sheet as on 1st Jan 2020 given below. बैलेंस शीट पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्या देखना है? हाँ, रिजर्व्स देखना है बैलेंस शीट में. ओके. सो 15,000 रिजर्व्स है. अभी बी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ओइंग टू इलनेस एंड ए टेक्स इट ओवर. द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वाज मेड. द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000. Depreciate plant and machinery by 7.5% and inventories by 15%. Doubtful debt provision is raised against the trade receivables at 5% and a discount reserve against trade payables at 2%. ओके. सो रफ में फटाफट कैलकुलेट करो. जर्नल एंट्रीज में पहली जर्नल एंट्री क्या आएगी? हाँ, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. क्या है? 3:2 मतलब डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 3,000, 9,000 एंड 6,000. आ गया सबका? ओके. कैपिटल अकाउंट्स भी करने हैं. उसमें पहले क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 15,000. बाय रिजर्व 9,000, 6,000. अभी फर्स्ट एंट्री गुडविल ऑफ द फर्म 25,000. क्या करोगे? हाँ, कौन रिटायर हो रहा है? बी का शेयर 2/5. हाँ, 10,000. एंड रिसीवेबल फ्रॉम एकच पार्टनर. हाँ, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल.
अकाउंट में कैसे लिखोगे, डेबिट साइड को 2B's कैपिटल, ए के कॉलम में 10,000 एंड क्रेडिट साइड को बाय एज कैपिटल, बी के कॉलम में 10,000. नेक्स्ट ये आ जाएगा ना, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन टू इन्वेंट्री. एक ही इसमें कर सकते हो, एक ही एंट्री में, और ये भी उसमें ही डाल सकते हो. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स लिखो, नहीं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखो. ओके 5% ओरली आ जाएगा क्या? हाँ सांगा कितनी? हाँ 750. ओके एंड डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेएबल्स मतलब हाँ ट्रेड पेएबल्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. ट्रेड पेएबल्स कम हो रहे हैं ना, क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमें तो कम पेमेंट करना है, गेन हो रहा है. 2% कैलकुलेट करो, 150. करेक्ट. ट्रेड पेएबल्स टू रिवैल्यूएशन या डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेएबल्स टू रिवैल्यूएशन. ओके ये होने के बाद क्या करोगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, वो कौन से रेशो में जाएगा? ओल्ड रेशो. हाँ 3:2 में. फिर क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट हो गया. फिर हाँ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस निकालोगे. डिस्ट्रीब्यूट की जर्नल एंट्री भी पास करनी है. हाँ ओके क्योंकि जर्नल एंट्रीज का भी क्वेश्चन है, वो भूल सकते हो. फिर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा, फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे. क्या? हाँ 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 लॉस. हाँ फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन आएगा. मुझे बताओ बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस होंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो अकाउंट से आ जाएगा, रिजर्व्स नहीं आएंगे, ट्रेड पेएबल से 150 लेस करना है, प्लांट मशीनरी इन्वेंट्री चेंज हो जाएंगे ना, भी चेंज हो जाएंगे. बैलेंस एट बैंक एंड कैश इन हैंड वो सेम है. करेक्ट. ओके ये मैंने रिवीजन में नहीं लिया है क्वेश्चन, मैंने जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस आपके लिए मार्क किया, आपको चाहिए ये रिवीजन में? नहीं ना, अभी डायरेक्टली एग्जाम में आया तो आप कर सकते हो ना. ह्यांनी पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट केलंच नाहीये का? नाही केलं, बरं ठीक आहे. येस इलस्ट्रेशन 2 रिक्वायर्ड पढ़ो. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज and draft the balance sheet of Messrs F and G. Also prepare capital accounts of partners and draft the balance sheet of Messrs F and G after K's retirement. So इसमें क्या गलत हुआ है? 2 बार लिखा है उन्होंने बैलेंस शीट, ड्राफ्ट बैलेंस शीट, ड्राफ्ट बैलेंस शीट. हाँ तो एक स्टूडेंट ने सच में 2 बार बैलेंस शीट की है. एक बैलेंस शीट 31 दिसंबर 19 की है, दूसरी बैलेंस शीट 1 जनवरी 2020 की है. एंड दोनों के फिगर्स ऑब्वियसली सेम ही होंगे ना. नहीं याद आ रहा है. ओके सो जर्नल एंट्रीज करने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ओके जो इलस्ट्रेशन 1 में आपने किया था. सो अभी बताओगे आप एडजस्टमेंट्स. एफजी के वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट द 2:2:1. के wants to retire last partner on 31st December 19. Given below is the balance sheet of the partnership as well as other information. बैलेंस शीट में क्या देखना है? रिजर्व्स. रिजर्व्स आप ट्रांसफर कर दोगे. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय रिजर्व्स वो आ जाएगा आपको. एफ एंड जी एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एट द रेशो ऑफ 3:2 इन फ्यूचर. सो आपको गेन रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा. फॉर्मूला बताओ. न्यू माइनस ओल्ड. Value of goodwill is taken to be 50,000. Sundry fixed assets are revalued upward by 30,000. Inventories by 10,000. Bills receivable dishonored 5,000 on 31st December 19 but not recorded in the book. Dishonor of bill was due to insolvency of the customer. F and G agree to bring sufficient cash to discharge the claim of K and to make their capital proportionate. Also, they wanted to maintain 75,000 bank balance for working capital. Okay? तो starting का तो yes चलो. So रिजर्व्स आप ट्रांसफर करोगे 2:2:1 में.
एफ एंड जी एग्री टू शेयर, न्यू रेशो दिया है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज टेकन टू बी 50,000. सो कौन रिटायर हुआ है? के का शेयर कितना है? 1/5 है ना. सो 50,000 का 1/5 10,000. एंड न्यू रेशो निकालो, रफ में करो कैलकुलेट फटाफट. एफ का सॉरी गेन रेशो न्यू माइनस ओल्ड, 3/5 माइनस 2/5, सो 1/5 ना. एंड सेकेंड का 2/5 माइनस 2/5. हाँ, एफ ने सिर्फ गेन किया है ना. जी को पहले भी 2/5 मिल रहा था, अभी भी 2/5 ही मिल रहा है. तो रिसीवेबल फ्रॉम एफ एंड पेएबल टू के. ओके, एंड अमाउंट 10,000. एंट्री एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केज कैपिटल. अकाउंट में कैसे लिखोगे? डेबिट साइड को टू केज कैपिटल, एफ के कॉलम में 10,000, क्रेडिट साइड को बाय एफ कैपिटल, हाँ के कॉलम में 10,000. फिक्स एसेट रिवैल्यूड अपवर्ड, इन्वेंट्री भी अपवर्ड, वो आ जाएगा आपको. ओके, ये देखो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 5,000 ऑन 31st December 19 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ओके, अभी बिल्स रिसीवेबल आपने बैलेंस शीट में देखा तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स में भी इंक्लूड है. डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? वो फिर से डेटर बन जाता है ना. सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल एंट्री होती है. बट हमारे डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल दोनों ट्रेड रिसीवेबल्स में ही है, तो ट्रेड रिसीवेबल टू ट्रेड रिसीवेबल एंट्री नहीं होगी. तो आगे का सेंटेंस इंपॉर्टेंट है. डिसऑनर ऑफ बिल वॉज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर. सो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज याद होगा, पहले आप करते थे डेटर्स टू बिल्स रिसीवेबल एंड सेकेंड एंट्री बैड डेट्स टू डेटर्स. करेक्ट. सो बैड डेट्स की जगह यहां पर कौन सा अकाउंट आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, सो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स. ओके, मतलब फर्स्ट एंट्री आपने की बैड डेट्स टू डेटर्स एंड देन रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स. ठीक है, अमाउंट इज 5,000. अगर ये सेंटेंस नहीं होता तो क्या करते हैं? हाँ, बट दोनों उधर ही है ट्रेड रिसीवेबल्स में, डेटर्स भी एंड बिल्स रिसीवेबल भी. हाँ वेगळे. हाँ हाँ करेक्ट. सो बिल्स रिसीवेबल 20,000 के 15,000 हो जाएंगे और ये 50,000 था वो 55,000 हो जाएगा. मतलब टोटल 70,000 ही रह जाती. अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके रखो. एफ एंड जी एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के and to make their capital proportionate. Also they wanted to maintain 75,000 bank balance for working capital. So उनके capital proportionate करने हैं, मतलब proportionate to their profit sharing ratio. वो कितना है? 3:2. बट आपको उनके closing capital पता नहीं है, so कैसे निकालोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको. इस क्वेश्चन में देखो कैसे दिया है. इन रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म द टोटल कैपिटल इज 2 लाख विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए, सी एंड डी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1. तो ये 2 लाख उन्होंने दिया हुआ है टोटल कैपिटल इस क्वेश्चन में. उस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल दिया है क्या? नहीं दिया है. सो कैपिटल का कैसे कैपिटल कैलकुलेट करते हैं? हाँ, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कैपिटल. तो आपको एसेट माइनस लायबिलिटीज से कैपिटल निकालना है. वो टोटल कैपिटल आ जाएगा. फिर क्या करोगे? उसको 3:2 में डिवाइड करेंगे. समझ में आ गया?
अगर टोटल कैपिटल की अमाउंट दी है तो डायरेक्टली डिवाइड करना है, नहीं दी है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज से निकालनी है, ठीक है। बट एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अमाउंट्स कौन से लोगे, ये वाले या रिवैल्यूड? रिवैल्यूड, करेक्ट। सो सन्ड्री फिक्स एसेट्स कितना आएगा, 1,80,000, इन्वेंट्री 60,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 65,000 एंड बैंक का बैलेंस कितना मेंटेन करना है, 75,000। ओके, ये हो गया आपकी एसेट साइड। लायबिलिटीज में क्या है, सिर्फ ट्रेड पेएबल्स ना, 50,000। सो नेट एसेट्स मतलब ही कैपिटल। तो ये समझ में आ गया क्या टोटल कैपिटल कैसे निकालना है, वो आ गया 3,30,000, फिर उसको 3:2 में आप डिवाइड करोगे, 1,98,000 एंड 1,32,000। ये कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखना है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, सो टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, एंड जो भी के का अमाउंट आ रहा है जो रिटायर हो रहा है तो उसका पेमेंट इमीडिएटली करना है, तो उसका तो टू बैंक आ जाएगा एंड बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, आइदर बाय बैंक या टू बैंक। ओके, फिर बैंक अकाउंट प्रिपेयर करके चेक करना है, उन्होंने पूछा नहीं है, उन्होंने जर्नल एंट्रीज, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट पूछी है। सो ये एग्जाम में नहीं किया तो भी चलने वाला है। पहले ओपनिंग बैलेंस 50,000 था एज पर बैलेंस शीट, फिर इसको पेमेंट कर दिया बाय केज कैपिटल एंड इन दोनों ने लाया, एफ एंड जी ने 70,000, 34,000। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये ऑटोमेटिकली 75,000 आ जाएगा, उतना ही बैंक बैलेंस मेंटेन करना था, ठीक है। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी एडजस्टमेंट थी, यही वाली। ओके, तो एग्जाम में रिवाइज करते वक्त वन डे रिवीजन जो करनी होती है, अकाउंट्स तो पहला है, आप 2-3 दिन लेते हो, तो उसमें आप फटाफट क्या रिवाइज करोगे, इस इलस्ट्रेशन का सिर्फ ये हाईलाइट किया हुआ एंड वर्किंग नोट, बाकी नहीं करना है। सिर्फ ये याद रखो, जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, हाँ, गुडविल की करते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं, ये जो पेमेंट करना है एंड पैसे लाने हैं वो 2 एंट्रीज रह जाते हैं। ओके, तो वो भी करने हैं। कुछ डाउट है सेकंड में? नहीं, थर्ड। Submit the journal entries necessary to give effect to the above arrangement and draw up the capital accounts of the partners after carrying out all adjusting entries as stated above. So balance sheet करनी है क्या? नहीं, सिर्फ journal entries and partners capital. ABC wherein partnership sharing profits in the proportion of 5:4:3. The balance sheet of the firm as on 31st March 2020. Balance sheet में reserve नहीं है. A had been suffering from ill health and gave notice that he wished to retire. An agreement was therefore entered into as on 31st March 2020. The terms of which were as follows. The profit and loss account for the year ended 31st March 2020, which showed a net profit of 48,000, was to be reopened. Reopened. B was to be credited with 4,000 as bonus in consideration of the extra work which had devolved upon him during the year, and the profit sharing was to be revised from 1st April 19 as 3:4:4. 1st April 19 से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज हो रहा है. सेकेंड, इसमें गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years. द फिक्सचर वेयर टू बी valued by an independent valuer. The valuations arising out of the above agreement were goodwill 56,800 and fixtures 10,980. A provision of 2% was to be made for doubtful debts and the remaining assets were to be taken at their book values. B and C agreed as between themselves to continue the business, sharing profits in the ratio of 3:2 and decided to retain the fixture on the books at the revised value and to increase the provision for doubtful debts to 6%. ओके, सो एक एक देखते हैं अभी. सो रीओपन करना है प्रॉफिट. ओके, प्रॉफिट क्लोज कैसे करते हो आप, कहाँ पे ट्रांसफर करते हो नेट प्रॉफिट? पार्टनर्स कैपिटल. सो P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल.
तो इसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी रीओपन करने के लिए। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 48,000 को किस में डिवाइड करोगे? करेक्ट, 5:4:3 करो डिवाइड। काय आलं? हाँ कैसे कर? हाँ हाँ। देन बी को बोनस देना है, उसकी एंट्री करेक्ट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल 4,000। अभी प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 44,000, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ABC करेक्ट, 3:4:4 करो। 44,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 12, 16, 16 काय झालं? हाँ हाँ 8 + 3 हाँ 11 यस। सो 3/11 4/11 4/11। सो पहले रीओपन किया, उसकी एंट्री जो क्लोज करते हैं उसकी रिवर्स, देन बोनस दिया एंड फिर से क्लोज किया बट न्यू रेशो में। ओके अगर न्यू रेशो नहीं दिया रहता तो 5:4:3 में ही आपको करना था। रोमन 1 क्लियर है पूरा। अभी रोमन 2 गुडविल उन्होंने 56,800 वैल्यूएशन करके दिया है आपको। ए रिटायर हुआ है ना, ए का शेयर कितना है? 3/11 ना। कैलकुलेट करो 56,800 इंटू 3/, हाँ 91 कर दो, उसको पॉइंट में आ रहा है ना। तो 15,491 ए का शेयर है एंड आपको न्यू गेन रेशो निकालना है। थ्री 3:2 दिया है ना न्यू रेशो। सो बी का 3/5 माइनस 4/11 करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। क्या आया आंसर? हाँ 13:2 हाँ। सो 15,491 को 13:2 में डिवाइड करो। 15,491 इंटू 13/15 एंड 15,491 इंटू 2/50। हाँ सो 13,426 बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,065 सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। देन नेक्स्ट फिक्सचर। ये क्लियर हुआ क्या? ओके इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? बताओ कि मैम ओल्ड रेशो लेते वक्त 3:4:4 लेना है या 5:4:3 लेना है? नहीं है ना, क्योंकि 1 अप्रैल 19 से रिवाइज हो चुका है। ओके तो ये अभी पास्ट हो गया, अभी इसके बारे में सोचना ही नहीं है। 5:4:3 अभी जो आगे है वो 3:4:4 ही है। ठीक है। फिक्सचर का क्या करोगे? पहले बैलेंस शीट में 8,200 है एंड रिवाइज्ड इज 10,980।
फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. कितना परसेंट है? 2% करो कैलकुलेट. 935 इंटू 2 ना, 1870. एंड इसका डिफरेंस कितना आ रहा है फिक्सचर का? 10,980 माइनस. हाँ, सो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट कितना है? हाँ, सो 910 प्रॉफिट होगा ना. फिक्सचर का इंक्रीज है 2780 एंड आरडीडी आपका था 1870. सो इनका डिफरेंस 910 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन विच रेशो? हाँ, 3:4:4. हाँ हाँ, चालणार आहे पण सेपरेट दाखव, कारण हे रिव्हॅल्युएशन रिलेटेड आहे ना आणि दॅट इज नेट प्रॉफिट. ओके, यस. तो रिटायरमेंट तक के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए. हाँ, रिवैल्यूएशन आपने जो भी 910 डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर आगे क्या करते हो? अभी इधर कुछ दिया नहीं है रिटायरिंग पार्टनर के पेमेंट के बारे में, तो कहाँ पर ट्रांसफर होगा? लोन अकाउंट को. ओके, उसका लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया. अभी बी एंड सी 3:2 में उनका नया रेशो है एंड वो क्या करने हैं? फिक्सचर तो उसी वैल्यू पे रहेगा एंड प्रोविजन वो 6% तक उनको चाहिए. सो ऑलरेडी 2% आपने किया है प्रोविजन और 4%. सो 4% करो कैलकुलेट. 93,500 इंटू, हाँ, तो ये आपको डायरेक्ट एंट्री आ जाएगी क्या? कैपिटल अकाउंट को आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो. हाँ, कैसे होगी? हाँ, टू आरडीडी. ओके, एंड रिवैल्यूएशन थ्रू किया तो पहले रिवैल्यूएशन टू आरडीडी एंड देन पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन. सो डायरेक्टली कर सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आरडीडी. सो ये जो आपकी अमाउंट आई 3740, ये 4% था, तो ये 3:2 में डिवाइड करना है आपको. 3/5, 2/5. ठीक है. एंड देन उनके बैलेंस कैपिटल अकाउंट्स क्लोज करने हैं. बैलेंस शीट नहीं थी ना इसमें. इसमें क्या डिफरेंट था बताओ? वो रीओपन एंड बोनस देना एंड फिर से क्लोज करना. करें, गुडविल का आता था, फिक्सचर का आ जाएगा, रिवैल्यूएशन पार्ट आ जाएगा एंड वो, हाँ, रेशो चेंज हो गया है, उन्होंने फिर से इंक्रीज किया है वो वाला पार्ट. Fourth, you are required to give necessary journal entries, balance sheet of Messrs K, M and N on 1st April 2020 and capital accounts of partners. K, L and M are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Due to illness, L wanted to retire from the firm on 31st March 2020 and admit his son N in his place. बैलेंस शीट में क्या है? रिजर्व्स, वो ट्रांसफर करोगे 5:3:2 में. ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल, एसेट्स वेर रिवैल्यूड, ये आपको आ जाएगा. फर्नीचर 10,000 एंड इन्वेंट्री इन ट्रेड 30,000. 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एल वॉज पेड ऑफ इन कैश एंड द बैलेंस वॉज रिटेन्ड इन द फर्म एज कैपिटल ऑफ एन. ओके, मुझे इसकी अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे एंट्री बताओ सिर्फ क्या होगी. Very good. So L's capital account debit to cash or to bank to N's capital. 50% पेमेंट, 50% N का कैपिटल होगा. N उसका सन है तो 50% पापा से ही आ रहा है कैपिटल, उसको सिर्फ आना है. ओके, कैपिटल आ गया है उसका.
ऑन एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर गुडविल वॉज वैल्यूड एट 50,000. Partners are being paid off their extra balances to make capital proportionate by keeping n's capital as base. तो यहाँ तक का पार्ट रिवैल्यूएशन का आ जाएगा आपको. हाँ, गुडविल का बताओ कौन रिटायर हो रहा है? एल ना. एल का शेयर है 3/10, 15,000. ओके, इट इज पेएबल टू एल एंड गेन कौन कर रहा है? एन. इन हिज प्लेस. हाँ, सो रिसीवेबल फ्रॉम एन, रिसीवेबल फ्रॉम सन, पेएबल टू फादर. ओके, अमाउंट 15,000, 15,000. सो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल हो गया, गुडविल का हो गया. आगे इसके लिए पहले किसका कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे? एन का. फिर एन के कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो बेस लेके टू बैलेंस कैरिड डाउन के एंड एम का होगा एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी टू बैंक ना, एक्सेस विल बी पेड ऑफ. ओके, बेस लेके कैसे करना है? एन का बैलेंस आ रहा है 25,500. ओके, ये तो एल से मिल गया था कैपिटल एंड एन से रिसीवेबल था ना वो 15,000 गुडविल का. ये दो ही एंट्रीज है एन के कॉलम में. 25,500 आ गया एन का. अभी मुझे बताओ के एंड एम का क्लोजिंग बैलेंस. उसका शेयर कितना है एन का? 3/10 है. 3/10 शेयर के लिए उसने 25,500 लाया है. तो 5/10 एंड 2/10 निकालने हैं आपको. हाँ, करेक्ट. कैसे कैलकुलेट किया? हाँ हाँ, 25,500 इंटू 10/3 किया होगा ना. हाँ, इंटू 10/3. ओके, तो वो आ गया टोटल कैपिटल. फिर उसका 5/10 है 2/10. समझ में आ गया कैसे करना है प्रोपोर्शनेट? हाँ, एंड देन बैलेंसिंग फिगर टू बैंक एंड देन बैलेंस शीट आ जाएगी. आपको रिवाइज फिगर्स दिखाने हैं यहाँ पर. इसमें क्या अलग था? हाँ, रिप्लेसमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट दोनों है एंड हाँ करेक्ट, कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने थे. फिफ्थ में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट. Duell and Company is a partnership firm with partners ABC sharing profits and losses in the ratio of 10:6:4. The balance sheet of the firm as follows. Reserve है, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना, और मतलब ही 5:3:2. It was mutually agreed that Mr. B will retire from partnership and in his place Mr. D will be admitted as a partner with effect from 1st April 2020. For this purpose, the following adjustments are to be made. Goodwill is to be valued at 1 lakh, but the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm. Second, building and plant machinery are to be depreciated by 5% and 20% respectively. Investments are to be taken over by retiring partner at 15,000. Provision of 20% is to be made on trade receivables to cover doubtful debts. In the reconstituted firm, the total capital will be 2 lakh, which will be contributed by A, C and D in their new profit sharing ratio, which is 2:2:1. The surplus funds, if any, will be used for repaying bank overdraft. The amount due to the retiring partner shall be transferred to his loan account. ओके, अभी गुडविल पूरे फर्म का 1 लाख है, रिजर्व आप ट्रांसफर करोगे. हाँ, वो हो गया. गुडविल पूरे फर्म का 1 लाख है. रिटायर कौन हुआ है? बी. हाँ, बी का शेयर कितना था? 6/20.
हाँ कितना आ रहा है, मतलब 3/10 ना। $30,000 आ गया। एंड ये 5:3:2 हो रहा है ना। एंड नया रेशो उनका 2:2:1 है। हाँ मतलब गेन रेशो यहाँ पर निकालना पड़ेगा आपको। ए का नया 2/5, हाँ, एंड पुराना 10/20। हाँ बी रिटायर हुआ है, बी का भी सैक्रिफाइस है ना। बी का 6/20 का सैक्रिफाइस है। सी का गेन है, सी नहीं, सी, हाँ सी नया नहीं है ना, डी नया है। ओल्ड कितना था सी का, 4/20। हाँ 1/5। माइनस, सो ए एंड बी का सैक्रिफाइस है, सी एंड डी का गेन है। अमाउंट 30,000 आई थी ना जो बी को पेएबल है, एंड ए को कितना पेएबल है, हाँ 10,000। सो इन दोनों को पेएबल एंड रिसीवेबल इक्वली है ना उनका, 4:4। सो 40,000 टोटल 20,000 लाएंगे। ओके, बी रिटायरिंग पार्टनर है। ओके, ये सबको समझ में आ गया है क्या? बी रिटायरिंग पार्टनर है। पूरे फॉर्म का गुडविल कितना है, 1 लाख। तो बी का शेयर कितना आया, 30,000। 6/20 करो या 3/10। हाँ, फिर ए ने सैक्रिफाइस किया है, वो कैसे समझा, क्योंकि निगेटिव आ रहा है वो, -2/20। 2/20 मतलब ही 1/10। सो ए भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो ए को भी पे करना है 1 लाख का 1/10, दैट इज 10,000। करेक्ट। एंड ये टोटल अभी 40,000 लाना पड़ेगा। ये कौन लाएंगे, जो गेन कर रहे हैं, दैट इज सी एंड डी। एंड 4:4 मतलब 1:1 इक्वल। सो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, डीज कैपिटल 20,000, टू बी 30,000, टू ए 10,000। क्लियर हुआ ये? इन्होंने ऐसे सेपरेट दिए हैं, आप कॉलमनर करो पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल हो गया। बी में आपको आ जाएगा सब, ये सिर्फ बताओगे मुझे ये वाला पार्ट। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000। एंट्री बताओ। अमाउंट हो गया। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। सो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन पहले 3,000 एंड देन फिर बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 15,000। याद रहेगा क्या ये? हाँ, बाकी आ जाएगा रिवैल्यूएशन का करो के प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट। सी में क्या करोगे, 2 लाख को करे 2:2:1 में। हाँ हाँ करेक्ट। एंड जो रिटायर हो रहा है बी, उसका क्या, हाँ उसको लोन को ट्रांसफर करना। करेक्ट।
किसी को डाउट है क्या? समझ में आ गया है ये? ओके, नाउ पेइंग अ पार्टनर्स लोन इन इंस्टॉलमेंट। सो लोन अकाउंट का आपको पेमेंट करना है अभी। सो 30,000 का लोन है टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एंड इंटरेस्ट रेट दिया है आपको 6%। सो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, सो 30,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है? 7,500 हर साल पे करना है। ओके, सो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट को कभी भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा। हाँ, हमेशा वो कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है। सो यहाँ पर आपका आना चाहिए बाय कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 30,000। ये फर्स्ट ईयर के एंड में दोगे आप 7,500। हाँ, तो उस ईयर का इंटरेस्ट लगेगा कितने के ऊपर? हाँ, 30,000 इंटू 6%, 1,800। ओके, सो 31,800 टोटल बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट एंट्री। देन टू बैंक 7,500 प्लस इंटरेस्ट 1,800, 9,300। देन टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर 22,500 पे इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर वो ऐड करके टू कैश अगेन 7,500 प्लस इंटरेस्ट, देन टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उस पे 6% से इंटरेस्ट, देन टू बैंक में 7,500 प्लस 900, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय इंटरेस्ट 7,500 पे 6% एंड देन टू कैश जो भी रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज 7,500 प्लस 450। ओके, इसमें वो डिफिकल्ट क्या कर सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है ना वो एनुअली की जगह, नहीं इतना भी डिफिकल्ट नहीं नहीं इतना भी नहीं, हाफ ईयरली। ओके, हाफ ईयरली में क्या होगा? हाँ, करेक्ट। मतलब कैसे होगा? 30,000 पे आप 6% इंटू 6/12 करोगे। हाँ, मतलब वो 900 आ जाएगा एंड पेमेंट करते वक्त 7,500 प्लस 900, फिर जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 6% इंटू 6/12 फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसकी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, देन टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। एक ही ईयर में 2 बार करना पड़ेगा। ओके, हाँ, करेक्ट। और डिफिकल्ट क्या कर सकते हैं? नहीं, क्लोजिंग ईयर है 31 मार्च एंड इंटरेस्ट के ड्यू डेट्स है 30 जून एंड 31 दिसंबर। ओके, हाँ, करेक्ट। तो पहला जो पेमेंट है वो अप्रैल में जून का होगा, 31 जून तक ही ना, देन 6 मंथ्स का जुलाई टू दिसंबर एंड देन अगेन 3 मंथ्स का वो आउटस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा क्योंकि 31 मार्च है एंड पेमेंट जून में होगा उसका। ओके, इतना डिफिकल्ट शायद नहीं आएगा। हाँ, आईसीएसई बोर्ड में है ये, 12th को है। हाँ, बट ठीक है, हाफ ईयरली का आपको समझा, यही 2 बार करना है एंड देन एक ईयर खत्म होता है। 6 सेम है क्या? चेक करो। सेम है ना? हाँ, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर 25,000 एंड बैलेंस शीट में 22 है, तो हाँ, पहले इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 3,000, देन कौन रिटायर हो रहा है? बीज कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट एंड ये 3 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे एंड फिर बैलेंसिंग फिगर टू बैंक बाय बैंक एंड इसका लोन को। ओके, सेम है ये। 6 जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ओके,
जॉइंट लाइफ पॉलिसी के 3 मेथड्स है, उसमें से 2 मेथड ही मैक्सिमम आते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व देखा है क्या आपने? जेएलपी रिजर्व बहुत कम आता है वो। ओके, तो इसके साथ डेथ ऑफ पार्टनर का भी मैं ओपन करती हूँ, तो दोनों चैप्टर्स का हो जाएगा एक साथ। सेम ही है, हाँ, प्रेजेंटेशन अलग किया है, उधर का ज़्यादा सिंपल है, डेथ केस में जो दिया है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के 3 मेथड्स हैं। ओके, इंश्योरेंस के लिए पहले आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा हर साल या 6 मंथली जो भी टर्म्स है उस हिसाब से। एंड डेथ के टाइम आपको पूरा एश्योर्ड अमाउंट, पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा। ओके, रिटायरमेंट के टाइम आपको सरेंडर करनी पड़ेगी पॉलिसी, तो आपको पॉलिसी की पूरी अमाउंट नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। सरेंडर क्यों करनी है? अगर सरेंडर नहीं की रिटायरमेंट के टाइम तो क्या होगा? हाँ, एंड जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं उनको ही सिर्फ बेनिफिट मिलेगा। प्रीमियम तो पूरे फर्म से जा रहा है, मतलब ये भी पार्टनर पे कर रहा है, करे सो इसलिए सरेंडर करनी पड़ेगी अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो। एंड फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आगे क्या करेंगे? नई पॉलिसी में। समझ में आ गया वाई सरेंडर? ओके, उसके अकाउंटिंग के 3 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड प्रीमियम मेथड, सेकेंड इज सरेंडर वैल्यू मेथड, थर्ड इज जेएलपी रिजर्व मेथड। सो फर्स्ट प्रीमियम मेथड में प्रीमियम जो आप एनुअली पे करोगे, पेमेंट की एंट्री क्या करोगे? नहीं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम वर्ड आना चाहिए प्रीमियम मेथड में। ओके, पॉलिसी अकाउंट मतलब वो एसेट सरेंडर वैल्यू मेथड में जाता है। ओके, सो जेएलपी आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा तो भी चलेगा, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रीमियम को आप एज ए एक्सपेंस ट्रीट करने वाले हो, तो एक्सपेंसेस कहाँ पे जाते हैं? एट द ईयर एंड P&L। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम अकाउंट, ये सेकेंड एंट्री। ये 2 एंट्रीज आपको एनुअली करने पड़ेंगे। पेमेंट के टाइम क्या होगा? जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, एंड ईयर एंड को प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रीमियम, जेएलपी प्रीमियम। एंड जब सरेंडर करेंगे या किसी की डेथ हो गई एंड एश्योर्ड अमाउंट मिलने वाली आपको पॉलिसी अमाउंट, तो क्या एंट्री होगी? पैसे आ रहे हैं, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनको मिलेगा, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर या जिसकी डेथ हुई है उसको। ओके, इजी है, 3 ही एंट्रीज है, उसमें से 2 एंट्रीज एनुअली करने पड़ेंगे, एंड एक जो एंट्री है वो जब इवेंट हो जाएगा तब एंट्री करनी है। ठीक है, सो तीनों एंट्रीज कौन बता सकता है मुझे? हाँ नीरज। हाँ हाँ हाँ, इन विच रेशो? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, करेक्ट। व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एसेट, उस मेथड का नाम है सरेंडर वैल्यू मेथड। ओके, इसमें आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ओपन करोगे। ओके, सो जब पेमेंट करोगे तब एंट्री क्या होगी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री करनी है। ओके, आपने एंट्रीज लिखे हैं वहां पर बुक में? हाँ, एट द ईयर एंड क्या एंट्री होगी? आपको क्या कंपेयर करना है? पॉलिसी के अमाउंट विथ सरेंडर वैल्यू। एंड अगर पॉलिसी की अमाउंट एक्सेस है तो वो एक्सेस कहां पर ट्रांसफर करोगे? P&L को, प्रॉफिट एंड लॉस। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, एंड देन आपको आइदर सरेंडर वैल्यू या एश्योर्ड अमाउंट मिलेगी। सरेंडर वैल्यू कब मिलती है? रिटायरमेंट के टाइम। तो आपका जो पॉलिसी अकाउंट है वो सरेंडर वैल्यू पे है, क्योंकि जो भी एक्सेस अगर आया तो आप कहां पर ट्रांसफर करते हो? P&L को। रिटायरमेंट के टाइम आपको सरेंडर वैल्यू ही मिलने वाली है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ओके, बट उससे ज्यादा मिल गया तो मतलब डेथ के केस में ज्यादा मिल जाएगा तो
जो एक्सेस है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जाएगा, ओके, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। इन दो मेथड्स के पहले हम क्वेश्चंस करते हैं, बट 3 एंट्रीज कौन बता सकता है मुझे? ये उर्मिला बता सकती हो? ओके, ऋतुजा अजून एकदा तिला सांग, मग ती सांगते 3 एंट्रीज बरोबर सांगा, ती तेच रिवाइज करणार आहे, तू जे सांगशील ते. पेमेंट की एंट्री फर्स्ट, क्रेडिट काय घ्यायचंय तरी सांग. नाही, ह्या मेथड मध्ये सरेंडर व्हॅल्यू मेथड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एसेट. येस अथर्व? हाँ फर्स्ट, हाँ करेक्ट, हाँ हाँ करेक्ट. ओके, फर्स्ट पेमेंट एंट्री टू बैंक, पेमेंट है ना, सो टू बैंक. ओके, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक. ओके, उर्मिला नंतर ह्यांच्याकडनं वही घे, त्यांनी लिहिलेलं आहेत तिथे एंट्रीज सगळ्या. ओके, रेग्युलर बॅच मधल्या कोणाकडूनही घे. सेकंड एंट्री इयर एंडला कंपेअर पॉलिसी अकाउंट विथ सरेंडर व्हॅल्यू. इफ देर इज एनी एक्सेस इट विल बी ट्रान्सफर्ड टू P&L. So entry profit and loss account debit to joint life policy account, and at the time of maturity आपको surrender value मिली सिर्फ, तो गेन कुछ नहीं है ना. So बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, उससे ज़्यादा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है, आता सांग तिने. फर्स्ट पेमेंट एंट्री, हाँ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सेकेंड, एक्सेस इज ट्रांसफर्ड टू, नहीं, एक्सेस इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस. सो एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, नहीं आता पेमेंट नहीं है, एकदाच करायचं पेमेंट. हाँ करेक्ट, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी. एंड जब पैसे मिलेंगे तब बैंक अकाउंट डेबिट टू, नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एंड उससे ज्यादा सरेंडर वैल्यू से ज्यादा मिले तो, हाँ करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड एक्सेस वाला टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक, पेमेंट की एंट्री. Excess will be transferred to P&L. So P&L to joint life policy. Third, bank account debit to joint life policy सिर्फ surrender value मिली तो, and excess मिला तो बैंक account debit to joint life policy and excess आप distribute करोगे to partners capital. कौन से रेशो में? और profit sharing रेशो. So seventh illustration देखो, prepare ledger accounts assuming no joint life policy account is maintained. मतलब कौन सी मेथड? Premium is treated as an expense. First method. Red, white and black share profit and losses in the ratio of 5:3:2. They took out a joint life policy in 2016 for 50,000. तो ये पॉलिसी अमाउंट है. Premium of 3,000 being paid annually on 10 June. Surrender value of the policies on 31st December of various years was as follows. Okay, so first premium payment की एंट्री, हाँ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,000, फर्स्ट मेथड कर रहे हैं, तो उसमें प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, मतलब कहाँ पे ट्रांसफर करना है? P&L. सो सेकेंड एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट 3,000. ऐसे कितने साल के लिए करोगे? 2016 में ली है पॉलिसी,
सो 16 में यही करना है, 17 में यही, 18 में भी यही, 19 में भी यही, 19 दिसंबर तक, 31 दिसंबर। ओके, ये 4 बार किया, फिर आपको 15 अप्रैल को कितने पैसे मिलेंगे? 15 अप्रैल 2020 को ब्लैक रिटायर हो रहा है, तो उस दिन सरेंडर वैल्यू कितनी थी उतनी मिलेगी। कितनी थी? $3,600, 31 दिसंबर 19 की ही। ओके, ये जो सरेंडर वैल्यूज है वो एनुअली मिलते हैं आपको इंश्योरेंस कंपनी से। ओके, जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन के नहीं निकालते बैठेंगे, वो आपको एनुअली देंगे कि इस दिन अगर आपने सरेंडर की तो ये अमाउंट, तो 31 दिसंबर के 19 के बाद 31 दिसंबर 2020 को सरेंडर वैल्यू मिलेगी। बट उसके पहले आपने सरेंडर किया है तो 31 दिसंबर 19 की ही अमाउंट आपको मिलेगी, दैट इज 3,600। उसकी एंट्री बताओ। फर्स्ट मेथड कर रहे हैं हम। हाँ, रिटायर हुआ है, फर्स्ट मेथड कर रहे हैं। हाँ, बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल 5:3:2 में डिवाइड करना है 3,600 को। समझ में आ गया? तो पहले 4 साल तो सेम ही करना है। जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, एंड जब पैसे मिलेंगे तब बैंक अकाउंट डेबिट टू ABC। अभी यही इलस्ट्रेशन, यही क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया है, बट यहाँ पर दिया है पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन सरेंडर वैल्यू बेसिस। सो पहले पेमेंट की एंट्री क्या होती है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,000। हाँ, फिर ये वैल्यू आपको कंपेयर करनी है विद सरेंडर वैल्यू। 2016 की सरेंडर वैल्यू नील थी, तो पूरा ही एक्सेस है 3,000, तो पूरा P&L को। सो P&L टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर अगेन वही एंट्री, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक 3,000, कंपेयर करो विथ सरेंडर वैल्यू 900 है, कितना ट्रांसफर करोगे? 2,100 बाय P&L 2,100। सो बैलेंस रह गया एट सरेंडर वैल्यू 900, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 900, अगेन पेमेंट जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक 3,900, सरेंडर वैल्यू 2018 की 2,000 है, तो 1,900 एक्सेस P&L को ट्रांसफर करो बाय P&L 1,900। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,000 आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000, टू बैंक 3,000, 5,000। 31 दिसंबर 19 का सरेंडर वैल्यू 3,600 है, सो एक्सेस बाय P&L। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,600, उतना आपको 15 अप्रैल को मिल जाएगा बाय बैंक 3,600। ठीक है, एंड P&L में ये सेकेंड इफेक्ट्स उसके दिए हैं। ओके, और 3 ही क्वेश्चंस बाकी है। एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चंस है ना, वो सेम लाइक इलस्ट्रेशन है। देखो वो सेकेंड वाला, देखो वो रीओपन करके बोनस देना है, फिर क्लोज करना है। ओके, तो सेकेंड नहीं करने वाले हैं, एंड फर्स्ट में सिंपल है पूरा, मतलब रिवैल्यूएशन है। ओके, सिर्फ वो 6th वाला देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ पार्टनर्स सरेंडर एंड कैश ऑब्टेन्ड 60,000। आपको बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिख रहा है क्या? कहाँ पर? नहीं, मतलब कौन सी मेथड है? प्रीमियम एक्सपेंस ट्रीट किया है। तो जब सरेंडर अमाउंट मिलती है तब क्या एंट्री करते हो आप? हाँ, बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राम राहुल रोहित। ओके, गुडविल 1,80,000 नॉर्मल एंट्री, टोटल कैपिटल सेम एज बिफोर 6 लाख,
उसको डिवाइड करना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर्स आएंगे वो 2 बैंक बाय बैंक। एंड राम जो रिटायर हो रहा है उसको 50% इमीडिएट देना है, 50% विद इन 1 ईयर, मतलब लोन ट्रीट करना है। क्या है? हाँ, सो एक्सरसाइज तो हो गया है, ये 3 सिर्फ करने हैं। तो 5 मिनट ब्रेक दूं, 2 मिनिट ब्रेक, 5 मिनिट, 5 मिनिट, म्हणजे फिरायला नाही जायचं, फिरून आलायत बरंच, इथंच थांबायचंय. गंधार तू ऑनलाईन पण आहेस का? मानसी, नम्रता आणि 5. एट तक हो गया ना? इलस्ट्रेशन 9, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, सिर्फ जर्नल एंट्रीज करने हैं आपको. ABC are in partnership sharing profits and losses at the ratio of 5:3:2. The balance sheet of the firm on 31st December 19 was as follows. बैलेंस शीट में क्या क्या है? रिजर्व्स नहीं है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, मतलब कौन सी मेथड है ये? सेकंड. On 1st Jan 2020, A wants to retire and B and C agreed to continue at 2:1. Joint life policy was taken on 1st Jan 14 for 1 lakh. तो 1 lakh पॉलिसी अमाउंट है. And its surrender value as on 31st December 19 was 25,000. Surrender value increase हो गई. हाँ, correct. For the purpose of A's retirement, goodwill was raised for 1 lakh. Sundry fixed assets was revalued for 1,10,000. पहले कितने हैं? 80,000. So 30,000 का increase. But B and C did not prefer to show such increase in assets in the balance sheet. Same like goodwill, correct. Also, they agreed to bring necessary cash to discharge 50% of A's claim to make the bank balance 25,000 and to make their capital proportionate. टोटल कैपिटल दिया है क्या आपको? तो कैसे कैलकुलेट करोगे? हाँ, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. उसके लिए एसेट्स की वैल्यू रिवैल्यूड वैल्यू लोगे. ठीक है. सो अभी गुडविल की एंट्री तो पता है आपको, गुडविल 1 लाख है. ए का शेयर 5/10 हाफ ना, मतलब 50,000 इज पेएबल टू ए एंड रिसीवेबल फ्रॉम बी एंड सी इन गेन रेशो. ओके, यही आपको रिवैल्यूएशन के लिए भी करना है. फिक्स एसेट्स का इंक्रीज है 30,000 का. ओके, एंड ये जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी उसका भी इंक्रीज है 5,000 का. ओके, तो उन्होंने करते वक्त पूरा एक साथ कर दिया है. ओके, गुडविल पूरा 1 लाख था, सन्ड्री फिक्स एसेट्स 30,000 से इंक्रीज हुए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंक्रीज हुआ 5,000, मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 35,000 का एंड 1 लाख का गुडविल. ये टोटल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एंड टोटल गुडविल है, मतलब पूरे फर्म का. सो 1,35,000 का. फिर शेयर ए का 67,500, मतलब वही एंट्री 2 बार होगी ना. गुडविल की एंट्री एक होगी एंड सेम वैसे ही एंट्री आप प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के लिए करोगे. तो उन्होंने दोनों एक साथ कर दिया है. एंड गेन रेशो निकालना पड़ेगा, वो आपको आ जाएगा न्यू माइनस ओल्ड. 11:4 आ गया, वो 11:4 में डिवाइड कर दिया है इसको 67,500 को. बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल टू एज कैपिटल. ओके, सो यहाँ पर एक चीज उन्होंने की है कि सरेंडर वैल्यू आई ही नहीं उनकी इंश्योरेंस कंपनी से. मतलब हमने क्या सीखा था? बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 20,000 टू ABC 5,000 को डिवाइड करना है. तो वो किया ही नहीं है, सिर्फ उन्होंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को रिवैल्यूड कर दिया है.
ओके, तो मैम हमें ये कैसे क्लिक होगा एग्जाम में कि सरेंडर किया है या नहीं? एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था, उसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी था 60,000 का ना, सो स्पेसिफिक ये मेंशन होना चाहिए कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर सरेंडर्ड एंड कैश ऑब्टेन्ड। ओके, कैश ऑब्टेन्ड नहीं होगा तो भी चलेगा, पॉलिसी सरेंडर्ड ये लाइन है तो ही वो एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी है। ठीक है, ये लाइन नहीं थी इस क्वेश्चन में, सो सिर्फ रिवैल्यूएशन किया है, मतलब सरेंडर नहीं की है पॉलिसी उन्होंने कुछ अलग एडजस्टमेंट सेटिंग्स किए रहेंगे, इसलिए नहीं सरेंडर की। ओके, ये डाउट आया था क्या आपको या मुझे ही आया था? आपको आया ही नहीं था ये डाउट, आप सिर्फ रिवैल्यूएशन कर रहे थे कि 5,000 से इंक्रीज हो गया, सरेंडर क्यों नहीं किया वगैरह, ऐसा सरेंडर की एंट्री क्यों नहीं की, ऐसे डाउट ही नहीं आया आपको? आना चाहिए था ना ये डाउट, सरेंडर की एंट्री क्यों नहीं है यहाँ पर, क्योंकि किया ही नहीं है सरेंडर। ओके, क्लियर हुआ क्या? हाँ, सो ये सब एक साथ कर दिया तो एक जो रिटायर हो रहा है उसको सब मिल गया, कैपिटल का बैलेंस एंड देन रिवैल्यूएशन का, गुडविल का, रिजर्व है ही नहीं, फिर ए का जो पेएबल आ रहा है अमाउंट उसमें से 50% डिस्चार्ज करना है और बाकी 50% लोन। करेक्ट, सो एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू एज लोन। ओके, सो अभी इस कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है, टोटल कैपिटल कैसे निकालना है? एसेट्स, रिवैल्यूड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो उस एसेट्स में जॉइंट लाइफ पॉलिसी लोगे क्या? हाँ हाँ, तो एसेट्स एज पर बैलेंस शीट लिए उन्होंने 1,90,000, उसमें उन्होंने बैंक बैलेंस, ओके, बैंक बैलेंस बढ़ाया है, बढ़ गया ना 15,000 से, एंड बाकी रिवैल्यूड नहीं दिखाने हैं उनको, इसलिए तो कैपिटल थ्रू सेम लाइक गुडविल किया ना, इसलिए रिवैल्यूड फिगर्स नहीं आएंगे टोटल कैपिटल निकालते वक्त। लास्ट क्वेश्चन में हमने रिवैल्यूड फिगर्स लिए थे, बट इस क्वेश्चन में क्यों नहीं लेने हैं रिवैल्यूड फिगर? स्पेसिफिक दिया है ना क्वेश्चन में, सो आप बैलेंस शीट के ही वैल्यूज लोगे, बट बैंक का बैलेंस सिर्फ 15,000 से बढ़ जाएगा। एंड देन लायबिलिटी साइड को भी बैंक लोन, ट्रेड पेएबल्स एंड एज लोन, वो मत भूलो। फिर जो भी आएगा नेट एसेट वो आपको बी एंड सी का रेशो क्या है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड बैलेंसिंग फिगर सेपरेट लाइफ पॉलिसी, सो यहां पर प्रीमियम कौन पे करता है? इंडिविजुअल पार्टनर्स करते थे तो फर्म के बुक्स में क्यों आता था? इंडिविजुअल बुक्स में एंट्रीज हो जाएगी, फर्म के बुक्स में एंट्री करनी है तो पेमेंट कौन करेगा? फर्म। ओके, फर्म मतलब ही सारे पार्टनर्स, सिर्फ पॉलिसीज अलग अलग निकाले, 4 पार्टनर्स है तो 4 पॉलिसी, बट प्रीमियम फर्म के बैंक अकाउंट से होगा, मतलब सारे पार्टनर्स प्रीमियम पे करेंगे। तो अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है या एक पार्टनर की डेथ हुई तो सारे पॉलिसीज की अमाउंट का शेयर उसको मिलना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट वो भी कर रहा था। करेक्ट, तो 3 पार्टनर्स है, सोना, गब्बू, अमित, उनकी पॉलिसी अमाउंट दी है एंड सरेंडर वैल्यू दी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1, अमित रिटायर हुआ है। ओके, तो अमित की सरेंडर वैल्यू 30,000, ये पूरी मिलेगी क्या 30,000 अमित को?
नहीं, उसका भी शेयर ही मिलेगा क्योंकि सोना एंड गब्बू भी प्रीमियम पे कर रहे थे ना, एंड 10,000 एंड 20,000 का भी शेयर मिलेगा। सो इन तीनों की टोटल करनी है एंड देन अमित का शेयर है 1/5, इतना अमित को मिलेगा 12,000। ओके, अगर अमित की डेथ हुई है तो अमित की पॉलिसी अमाउंट मिलेगी 3 लाख, बट सोना एंड गब्बू की डेथ नहीं हुई है तो उनके सरेंडर वैल्यू, सो 10,000 20, सो 3,30,000 का फिर 1/5 मिले। ओके, डेथ ऑफ पार्टनर की एक कंसेप्ट हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। इलस्ट्रेशन 10, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैंक अकाउंट बैलेंस शीट, ये भी इजी है। बैलेंस शीट में चेक करो, जनरल रिजर्व है, पूरव रिटायर हुआ है, पूरव कौन सा पार्टनर है, लास्ट वाला पार्टनर। गुडविल कैलकुलेट करने को आ जाएगा, गुडविल वॉज नॉट टू बी रेज्ड, मतलब क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल अकाउंट्स थ्रू, आगे का पढ़ो आ जाएगा आपको। थर्ड के बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट आ गई डायरेक्टली। ओके, थर्ड में रिवैल्यूएशन है, फोर्थ में भी रिवैल्यूएशन है। आरव नीरव टू ब्रिंग इन एडिशनल कैपिटल, इसकी एंट्री बैंक टू आरव्स कैपिटल टू नीरव्स कैपिटल, एंड बैलेंस पेएबल टू पूरव मस्ट बी पेड इमीडिएटली पूरव्स कैपिटल टू बैंक झालं। ओके, टू बॅलन्स कॅरीड डाऊन, बाकीच्यांचे नॉर्मल बॅलन्सेस येणार आहे, काही इथे प्रपोर्शनेट वगैरे करायचं नाहीये, आणि हा एक्झामला येऊन गेलेला क्वेश्चन आहे। ओके, सो 10 आउट ऑफ 10 इझिली मिळू शकतात, काहीच नव्हतं ह्याच्यात। 11 में जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट, सत्यम शिवम सुंदरम 1:1:2, कौन रिटायर हो रहा है, शिवम। रिजर्व है, रिजर्व को ट्रांसफर करोगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट आ जाएगी क्या, गुडविल का है। सेकेंड एडजस्टमेंट आ जाएगी, रिवैल्यूएशन है उसमें। थर्ड में इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय द सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। सत्यम का लोन है 94,000 का, बट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 85,000। हाँ, एंट्री कशी येणार, हाँ, लोन फ्रॉम सत्यम अकाउंट डेबिट 94,000 टू इन्वेस्टमेंट 85,000, फुल सेटलमेंट कर दिया आपने, टू रिवैल्यूएशन 9,000, मतलब लोन लिया 94 का एंड इन्वेस्टमेंट दिया सिर्फ 85 का, तो 9,000 का आपको गेन हुआ, वो आपने टू रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर किया। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशो में, एंड जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो टू बैंक बाय बैंक। हाँ, एंड लास्ट वाला, हाँ, रिटायरिंग पार्टनर का लोन को ट्रांसफर करना। डन, रिटायरमेंट इज डन। AQB में सिर्फ एक ही क्वेश्चन नया है इसका, वो भी आप कर सकते हो। होमवर्क के लिए लिखो, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 2 आपको प्रॉपर सॉल्व करना है इन 17 मिनट्स। एडिशनल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन 2 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में 18 पेपर में आया था वो, एंड वो इलस्ट्रेशन या एक्सरसाइज क्वेश्चन का नहीं था, मॉड्यूल से नहीं था, ना RTP ना MTP, कहाँ पर भी नहीं था वो। में 18 फर्स्ट एग्जाम थी फाउंडेशन की, बट सारे यही एडजस्टमेंट्स थे, गुडविल का एक था, रिजर्व का था, रिवैल्यूएशन नॉर्मल, उतना ही। सो आप कर पाओगे। हाँ, 10 मार्क्स के लिए आया था, सो 17 मिनट्स का टाइमर लगा के करो। आज घर जाके फिर से ये सारे क्वेश्चंस करो। ओके, 1 घंटे में हो जाएंगे, आधे 1 घंटे में, रफ में फटाफट। ओके, मैक्सिमम 1 आवर लगाओ तो रिटायरमेंट हो गया आपका।
फिर डायरेक्टली 2 दिसंबर के पहले 1 दिसंबर या 30 नवंबर को देखा तो भी चलेगा। ओके, कल हम करने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर, एंड अगर हो गया तो एडमिशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, यस, बाय बाय।